वेलकम बैक नाज़रीन। गज़ा, लेबनान, शाम, ईरान के बाद इसराइली जंगी तैयारों ने कतर का रुख किया। कतर में बमबारी की। जो फ़लस्तीनी क़यादत कतर में मुकीम थी, उनके कंपाउंड पर यह बमबारी की गई। आखिर ये इंतहाई कदम क्यों उठाया गया? नॉन नेटो अलाय है कतर। अमरीकी फ़ौज की बड़ी तादाद कतर में मौजूद है। अमरीकी एयर बेस कतर में मौजूद है। इसके बावजूद जो है जिस तरह से बेबाकी के साथ हमला किया गया और फिर इसकी रीजनिंग दी जा रही है। नेतन्याहू ये कहते नजर आए कि अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में 9/11 के बाद ऑपरेशन किया था। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने उसामा बिन लादेन को टारगेट किया। वो भी ऐसे हमले करता रहता है, तो अगर इसराइल ने कर दिया तो इसमें क्या मुज़ायका है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अहमद अल अरबी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बैनुल अक़वामी मुकामी उमूर पे आप दस्तरस रखते हैं। क्या समझते हैं कि कतर पर जो हमला किया गया है, क्या मैसेज देना चाहता था इसराइल? और फिर हम देख रहे हैं कि एक सीरीज है ममालिक की जो कि ज़ेरे अताब आए हैं इसराइल की बमबारी से। अब कतर की बारी आई है जो कि एक बड़ा इत्तेहादी कंसिडर किया जाता है अमेरिका का। आखिर क्यों? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त जो इसराइल का प्लान, इसराइल की बजाय मैं यूज करूंगा लफ्ज नेतन्याहू का जो प्लान है, जो कि बिल्कुल एक रोग स्टेट और एक रोग प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है इस वक्त अमेरिका के लिए भी। वो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो इसराइल की एक्सपेंशन है वो इस वक्त अपने फाइनल स्टेज पे एंटर कर चुकी है। अगर आने वाले 2 से 3 साल या 4 साल के अंदर इसराइल ग्रेटर इसराइल को पूरा करने के लिए मेजर टेरिटरीज के ऊपर कब्जा नहीं करता तो इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। इसराइल का मुल्क जो है, इसराइल की जो नापाक नाजायज रियासत है, वो अंदर से बहुत ज्यादा डिवाइड का शिकार है। एक आर्टिफिशियल सेटिंग थी कि जिसके थ्रू पूरी दुनिया से यहूदियों को लाके यहाँ पे आबाद किया गया। ये उनको ख्वाब दिखाकर कि ग्रेटर इसराइल बनेगा। इसमें आशिक नाजी जूस हैं, मिजराई जूस हैं, डिफरेंट अफ्रीकन जूस हैं, जो कि बिल्कुल अलहदा अलहदा लोकेलिटीज और कम्युनिटीज में रहते हैं, अलहदा स्कूलों में जाते हैं, अलहदा कॉलेजेस में जाते हैं, अलहदा जिंदगी गुजारते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। और पिछले कोई स्पेशली जब का गाजा के ऊपर इन्होंने जेनोसाइड लॉन्च किया, उसके बाद से डिवाइड मजीद बढ़ता चला जा रहा है। तो नेतन्याहू को एक तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल को अलाइव रखने के लिए उसको को मेजर शोडाउन चाहिए मिडल ईस्ट के अंदर। तो अब हर वो सेटिंग जो उसको स्टॉप कर सकती है, उसको रोक सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका इसराइल पे प्रेशर डाल रहा था कि मिडिल ईस्ट पे एक हद से ज्यादा केओस और जंगे ना करो, वरना अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज डिस्टर्ब होंगी जो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को दी हुई हैं। तो इसराइल ने कतर के ऊपर, जो कि क्लोजेस्ट है पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे ज्यादा, उसके ऊपर अटैक करके ये बात प्रूव की है कि अब मैं पागलों की तरह पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अपने ग्रेटर इसराइल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जा रहा हूं। इट्स अ क्लियर कट मैसेज। लेकिन अहमद साहब, डू यू थिंक कि अमेरिका सपोर्ट के बगैर भी इसराइल वो सारे कदम उठा सकता है जो कि वो उठाना चाहता है? ग्रेटर इसराइल की बात की जाए, क्योंकि हमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो पीछे सपोर्ट है वो ज़ाहिर बात है अमेरिका की होती है और इसराइल अब उसके बिल्कुल में एक मुखालिफ सिमत जा रहा है और अमेरिका भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। जी बिल्कुल। आप देखें, अमेरिका की कायदे आज़म ने फरमाया इसराइल के पीछे से आप अमेरिका और इंग्लैंड की सपोर्ट निकाल लें तो मैं देखता हूं ये कितने दिन सरवाइव करता है। इसराइल सरवाइव कर ही नहीं सकता अमेरिका की सपोर्ट के बगैर। लेकिन अमेरिका में भी दो कैंप्स बने हुए हैं। एक वो है जो इसराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहता, जो कि प्यार मोहब्बत से चाहता है कि मैं इसराइल और मिडिल ईस्ट और यूक्रेन और रशिया से अपने रिसोर्सेज निकालूं और अमेरिका के ऊपर इन्वेस्ट करूं। जो ग्रुप इस वक्त ताकत में है, पावर में है, डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में। और दूसरी जो लॉबी है वो एपैक है। वो लोग हैं जो इसराइल की सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं कि अमेरिका इसराइल की ही एक कॉलोनी बन के रहे और इसराइल को मजीद पैसे दे और इसराइल मजीद जंगे करे। सो नेतन्याहू इस वक्त जो कर रहा है वो पुश कर रहा है लिमिट्स को, डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट की, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी, और उस लॉबी की जो कहती है अमेरिका फर्स्ट। तो वो ये सारी क्राइसिस क्रिएट कर रहा है ताकि अमेरिका किसी ना किसी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर बॉग्ड डाउन रहे, अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल के बिहाफ पे जंगे लड़ता रहे। तो ये टग ऑफ वॉर दोनों ग्रुप्स के दरमियान में चल रही है। आप क्या समझते हैं कि कतर के अंदर हमला करना, जाहिर बात है कतर आपको पता है कि इस टाइम पे मुज़ाकरात में भी शरीक है। इस टाइम पे कतर एक सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है। वो कितना डिस्टर्ब होगा? अमेरिका चाहता है कि किसी ना किसी तरह से मुज़ाकरात कामयाब हो। ट्रंप की ख्वाहिश है कि उन्हीं के दौर में जो है ना इसराइल और फ़लस्तीन का जो ये मामला है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ख़त्म हो ताकि नोबेल प्राइज़ के लिए उनको नामजद किया जा सके। बहुत सारी जंगों का क्रेडिट ले रहे हैं। डू यू थिंक सो ये हो सकेगा? देखिए शाह साहब, इसमें थोड़ा सा आप इसमें जो नोबेल प्राइज है वो अपनी जगह एक मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए, लेकिन उसके अलावा अमेरिका $37 ट्रिलियन का इस वक्त मकरूज है।
वॉशिंगटन की गलियां ऐसा लगता है जैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आया हुआ है, होमलेसनेस इतनी ज्यादा है, ड्रग कल्चर इतना ज्यादा है, होमोसाइड सबसे ज्यादा हो रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है, अमेरिका पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सो अमेरिका के भी इंटरेस्ट में ये है कि अमेरिका जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसराइल को वेपन्स में दे रहा है, रिसोर्सेज यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वहां से निकाल के अमेरिका के अंदर लेके, अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो इकोनॉमिस्ट्स का ये बिलीफ है कि अमेरिका आने वाले चंद सालों के अंदर बहुत बड़ी हिट लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की जहां नोबेल प्राइज वाली बात है, दूसरा इस वक्त अमेरिका की भी जरूरत है कि अमेरिका मजीद जंगों के अंदर इन्वॉल्व ना हो। दूसरा, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात के दो फरीक हैं, एक हम गाजा के लोग हैं और एक इसराइल के लोग हैं, यानी नेतन्याहू है। तो नेतन्याहू तो उसने तो मुज़ाकरात खत्म कर ही दिए हैं। जब वो एक फरीक अटैक कर रहा है नेगोशिएशन टीम के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाह रहा। अभी तो कुछ। मिडल ईस्ट का जी जी जी, जी। तो मिडिल ईस्ट का इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि आपके पास मुज़ाकरात हैं, आपके पास इंटरनेशनल लॉ है, आपके पास ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, आपके पास यूएन चार्टर है, लेकिन आपके पास इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने की ताकत नहीं है। तो इस वजह से इसराइल इतने बावलों की तरह एक्ट कर रहा है। अहमद साहब, आप क्या समझते हैं जो दो रियासती सलूशन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर हुई है, आप समझते हैं कि कोई वैल्यू रही है? इस तरह की मुतादिद करारदादें पहले भी मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो इसराइल वही करता है जो उसे करना होता है और पीछे से अमेरिका की उसे फुल सपोर्ट हासिल होती है। नहीं, अमेरिका दूसरी बात ये कि मुकाबले पे और कुछ देखिए, आपको आप पिछले कुछ अरसे से ही अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करें तो आपको एक बात वाजे हो जानी चाहिए कि आपने अगर अपना हक लेना है, चाहे आप हक पे हैं या आप नहीं हैं, अगर आपने अपने आप को लेजिटिमेसी देनी है, आपको आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी बात सुने, आप चाहते हैं दुनिया आपकी इज्जत करे, आप चाहते हैं आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, तो आपके पास हार्ड पावर का होना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होगी, अगर यूनाइटेड नेशंस हजार तरह की करारदादें मंजूर करे, लेकिन जब तक यूनाइटेड नेशन के पास ताकत नहीं है उन करारदादों को इंप्लीमेंट करवाने की, वो करारदादें कागज का टुकड़ा है। एक और सिर्फ जो सिंपल सी बात। एक और जो चीज़ प्रेशर बना रही है, यूरोपीय ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन के हवाले से जब बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि टू स्टेट सलूशन ही इसका होना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि कितना प्रेशर बढ़ता है और क्या जो मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से तस्लीम किया जा रहा है, ये कोई खातिर खा प्रेशर बढ़ा सकेगा कि इसराइल अपनी कार्रवाइयाँ कम करे? जी देखिए, मिडल ईस्ट के अंदर आप मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है, मिडल ईस्ट को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसमें जो मिडल ईस्ट में फैसले होते हैं उनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में जाता है। जितनी भी तहजीबें इंसानी तारीख में पैदा हुई हैं वो इधर से ही पैदा हुई हैं, मिडल ईस्ट से। यूरोप के अंदर जो आप बात कर रहे हैं, इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है, इंग्लैंड की आप बात करें या जर्मनी की आप बात करें या आप फ्रांस की बात करें, यहां पे एक ट्रेंड ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, जो जो नेशनलिस्टिक ट्रेंड है। ग्लोबलिस्ट खत्म होते जा रहे हैं, नेशनलिस्टिक लीडरशिप आ रही है, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो। अब इन ममालिक के अंदर जब नेशनलिस्ट लीडरशिप आती है तो वो ये कहते हैं कि फ्रांस फर्स्ट, जर्मनी फर्स्ट, इंग्लैंड फर्स्ट, और अमेरिका के अंदर भी आपने देखा कि कम से कम नारा तो यही चल रहा है अमेरिका फर्स्ट का। जब इस तरह की बात होना शुरू होती है, जब ये सेंटिमेंट पॉपुलर होता है, तो फिर हर मुल्क अपनी वो इन्वेस्टमेंट, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, मॉरल हो, पैसों की बुनियाद पे हो या डिफेंस इक्विपमेंट की बुनियाद पे हो, वो खींचने की कोशिश करेगा इसराइल से। तो इस वक्त जो सेटिंग पूरी दुनिया में चेंज हो रही है, जो पूरी दुनिया में रेवोल्यूशंस आ रही हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर निजाम चेंज हो रहा है, दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ आ रही है, मिडिल ईस्ट के अंदर सारा सिक्योरिटी apparatus चेंज हो रहा है, इस सारी सिचुएशन में देर आर कंट्रीज जो कि इसराइल से अपनी ताकत को, अपनी रिसोर्सेज को निकालना चाह रहे हैं। इसराइल ये चाह रहा है कि उस चेंज से पहले इतनी बड़ी जंग छेड़ दे मिडिल ईस्ट के अंदर कि फिर ये जो ममालिक हैं ये अपने आप को ओवर कमिट कर लें इसराइल के साथ। ये लार्जर गेम है सारी। इस तमाम मामले में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, हम समझ सकते हैं कि उनके लिए भी अब एक रेड अलर्ट जारी हो गया। अगर कतर पे हो सकता है अटैक तो किसी पे भी हो सकता है, क्योंकि ये जो अरब खलीजी ममालिक थे, ज़्यादातर जहाँ पे अमेरिकन बेसिस थी, वो अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे और वो कहते थे कि इसराइल हम पर नहीं जंप कर सकता। लेकिन इस वाक़े के बाद से डू यू थिंक सो कि एक ख़तरा मंडला रहा है बाकी जो है खलीजी ममालिक पे भी? देखें, अगर कतर हिट हो सकता है तो फिर कोई मुल्क सेफ नहीं है, ये एक फैक्ट है। आप दोहा जहां पे अटैक हुआ है, अब से चंद महीने पहले यहां पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो आप इमेजिन करें कि किस हद पे चीजें जा चुकी हैं। और मुस्लिम कंट्रीज अगर
मुस्लिम कंट्रीज अब फील कर रही हैं, दे आर फीलिंग द हीट। ये प्रोसेस शुरू हुआ था कि जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था, अमेरिका के रोकने के बावजूद इसराइल ने ईरान पे हमला किया था। तब ये सवाल रेज हो गया था कि अमेरिका अगर इसराइल को ईरान पे हमला करने से नहीं रोक सका, तो जिन ममालिक को अमेरिका ने सिक्योरिटी गारंटीज दी हुई हैं उन पे हमला करने से कैसे रोकेगा। सो अब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो जाहिर है वो उस वक्त की जो इनसिक्योरिटी थी, अब वो अपने पीक के ऊपर पहुंच चुकी है। अब हर मुसलमान मुल्क देख रहा है कि इसराइल जो है वो बिल्कुल बावला हो चुका है, एक रोग स्टेट है जो इस वक्त अमेरिका के कंट्रोल में भी नहीं है। इसराइल का बोझ ना ब्रिटिश एम्पायर उठा, ना ब्रिटिशर्स उठा सकते हैं, ना अमेरिकन उठा रहे हैं इस वक्त। तो अब हमें क्या करना है? अब पहली दफा जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके अंदर एक सेंस डेवलप हुई है कि वी आर ऑन आवर ओन। इसी वजह से आपने देखा है कि तमाम मुसलमान ममालिक को बुलाया गया कतर में, और उनसे पूछा गया सबसे पहले कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया के ऊपर मुस्लिम कंट्रीज का अब ट्रस्ट शेक हुआ है। आई एम रियली होपफुल कि इस थ्रेट को वो सीरियस परसीव करेंगी, क्योंकि जो कतर पे हमला हुआ, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूं कि रशियन अपने डिप्लोमैट्स को इसराइल से निकाल रहे हैं। इसराइल का चैनल 13 है, उसने रिपोर्ट किया है कि रशियन अपने डिप्लोमैट्स को निकाल रहे हैं। अमेरिका अपनी सबसे वल्नरेबल बेस जो इराक में ऐन अल असाद बेस है, उसको खाली कर रहा है सितंबर के मिड तक। सो समथिंग बिग इज ब्रूइंग विद इन द मिडल ईस्ट, और इसराइल कुछ ना कुछ बड़ा डेफिनेटली प्लान कर रहा है। तो कतर इज जस्ट द बिगिनिंग। कतर से आगाज़ है, मुख्तलिफ ममालिक तक भी ये आग फैल सकती है। क्या मुस्लिम ममालिक होश के नाखुन लेंगे? कोई तैयारी की जाएगी? क्या किसी भी मुमकिना हमले को रोकने के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, या ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी? आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करें। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद होंगे सैलाब के हवाले से। उनसे जानते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद हैं, क्या किस कदर इमदादी सामान वहाँ पर पहुँचा है और वहाँ की क्या सूरत हाल है।